हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आज इस वीडियो में आपको इतना वेक्टर सिखा दूंगा ना छोटे समय में कि दोबारा से वेक्टर को लेकर के आप कभी परेशान नहीं होगे कंप्लीट क्लास 11th और 12th फिजिक्स में। हाँ, ये बात ठीक है कि ये वीडियो बेसिक है। अगर आप डिटेल में विद न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं कंप्लीट जेईई नीट के कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप यूट्यूब पर सर्च करें वेक्टर्स बाय अभिषेक साहू। 7 और उससे ज्यादा लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं। नाउ अभी हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। हमारे दो टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, जैसे कि टाइम हो गया, मेजर कर सकते हैं, लेंथ हो गया, मेजर कर सकते हैं, फोर्स हो गया, मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी आपके दो टाइप की होती है। कौन कौन सी भाई? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को कहते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है ना। बात सुनिए, स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को कहते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन हां, अगर डायरेक्शन हो भी जाए तो उस डायरेक्शन का कोई इफेक्ट, कोई मतलब नहीं सिद्ध होता। जैसे कि मास के पास सिर्फ वैल्यू होती है। आपने कभी 5 किलो आलू, तो उसके पास सिर्फ वैल्यू है, उसके बाद डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन दे भी दोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है कि भाई इसके पास, जैसे मान लो 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, इसके पास वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि 10 एम्पियर करंट एक वायर में नीचे जा रहा है, 10 एम्पियर करंट एक वायर में ऊपर जा रहा है। आपने दोनों वायर में कट करके एक वायर यहां लगा दिया, तो क्या आपको करंट नहीं आएगा? आएगा, डबल इंटेंसिटी से आएगा। क्यों? 10 नीचे 10 ऊपर ऐड हो गया 20 हो गया। अगर ये वेक्टर होता है ना, तो 10 नीचे 10 ऊपर, यहां पे 0 हो जाता। समझ गए? तो यहां पर क्या हुआ? ओनली मैग्नीट्यूड, नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन। नाउ अब इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? भाई वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इसके साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। ये जो है बड़ा रूल है। जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके बाद दोनों है। नाउ तो फोर्स, जैसे मान के चलना, फोर्स जो है ना, इस ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन का और 20 न्यूटन का, आगे तो भाई 20-20 न्यूटन के दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर के 40 न्यूटन के फोर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन बदल दूं तो क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन गया, 20 न्यूटन गया, यहां जो है 0 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। तो भाई ये क्या है? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। वेक्टर के लॉ इसमें यूज होने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। नाउ अभी देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर, क्या यहां पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हुआ? नहीं, यहां पर सिंपल अलजेब्रिक एडिशन लगा, सिंपल आपने ऐड कर दिया, और यहां पर क्या हुआ? यहां पर वेक्टर एडिशन सामने आया। नाउ तो आप समझ गए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। नाउ इसके बाद वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एरो लगा के। देखिए, अगर मैं कह दूं भाई फोर्स के ऊपर अगर आपने जो है एफ के ऊपर वेक्टर लगा, एरो लगा दिया, तो ये वेक्टर आपने इसको रिप्रेजेंट किया। वेलोसिटी के ऊपर आपने वेक्टर लगा दिया, एरो लगा दिया, तो आपने इसको वेक्टर साइन से रिप्रेजेंट किया। नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में एक एरो से रिप्रेजेंट किया था किसी वेक्टर क्वांटिटी को, तो भाई एरो का जो पीछे वाला पोर्शन उसको हम टेल कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे वाले पोर्शन को हम हेड कहते हैं। इसके अलावा जैसे मान के चलिए इसका जो साइज होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे मान लो एक बड़ा सा मैंने एरो बनाया और यहां पे लिख दिया 20 न्यूटन फोर्स, तो अगर 10 न्यूटन बताना है ना मुझे, तो मुझे छोटा एरो लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो इसका जो साइज है इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। ऐसा नहीं कि आपने एफ के ऊपर एक बड़ा वेक्टर जो है 20 न्यूटन हो गया ये, और एफ के ऊपर जब आपको छोटा एरो लगाया तो 10 न्यूटन। नहीं, इनके ऊपर तो सेम साइज के एरो लगते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ अगर आपने एरो से दिखाया 20 और 10 न्यूटन, तो आप बड़े और छोटा दैट में साइज में डिफरेंस करेंगे। नाउ इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे वेक्टर में, दैट इज ऑफ फ्री वेक्टर। तो वेक्टर क्या? वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। दैट मींस अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो हम उसको पैरेलल शिफ्टिंग उसकी कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है कि अगर हम उसकी पोजीशन को बदलना चाहें तो पोजीशन को बदल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर ए वेक्टर है और यहां पर जो है ना, यहां पर ये बी वेक्टर है, मैं चाहता हूं कि इन दोनों को ऐड करूं, तो ऐड करने के लिए मुझे इन दोनों वेक्टर को टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रूल्स होते हैं इसके, हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर मुझे दो वेक्टर को ऐड करना है तो मुझे उसको टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ूंगा? तो भाई देखो, मैं इस बी वेक्टर को कहीं भी ले सकता हूं, लेकिन मैं उसकी डायरेक्शन नहीं बदल सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को नीचे किया, ये यहां पहुंच गया, मैंने इसको पीछे खिसका दिया, यानी कि इसको ऐसे किया और इसको यहां खिसका दिया, मतलब इस बी वेक्टर को मैं यहां ले आया। क्या मैंने इसकी डायरेक्शन बदली? नहीं, लेकिन देखो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये ऐसे रखा हुआ ए, ठीक है, और ये ऐसे बी है, मैं चाहता हूं भाई ए जो है आगे पहुंच जाए, तो मैंने इसको इस तरह से खिसकाया और इसको यहां लगा दिया। तो बताओ मैंने इस वेक्टर को क्या किया? इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे कि दो वेक्टर के बीच में एंगल किस तरह से बताया जाता है, देन हम इसके टाइप सीखेंगे। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, दो वेक्टर के बीच में अगर हमें कभी भी एंगल बताना है तो सिर्फ आपको दो बातों को याद रखना है। पहली बात यह है कि हम उन दोनों वेक्टर को हमेशा
टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे, एक वेक्टर की टेल से दूसरी वेक्टर की टेल ही कनेक्ट होना चाहिए, हेड नहीं ना हो। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर सिलेक्ट करना है तो हमेशा शॉर्टर एंगल आप सिलेक्ट करेंगे। क्लियर नाउ। इसके बाद देखिए, मान के चलिए आपके पास ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर कुछ इस तरह से कि ए वेक्टर यहां है और बी वेक्टर कुछ इस तरह से अलग रखा हुआ है, बट 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल साथ। आपसे कहा ए और बी के बीच में एंगल थीटा कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करोगे, आप इसको नीचे शिफ्ट करोगे लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, तो आपने इस बी को नीचे शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्टिंग अपन इसको कहते हैं। और ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल देखो, ये बी को शिफ्ट किया तो बी तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, बी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा इक्वल 30 डिग्री बना रहा है। तो आपका जो एंगल हो जाएगा यहां पर ए और बी के बीच में, वो हो जाएगा 30 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, अब यहां पर देखो, ये आपका ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल 70 डिग्री शो किया है, लेकिन होगा क्या, इन दोनों कनेक्शन देखो, ये ए की टेल है और ये बी का हेड है, नहीं जोड़ सकते। कैसे करना पड़ेगा, टेल टू टेल कर लो। तो टेल टू टेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी को आगे खिसका दो, ये देखो बी का ये हेड है और बी की ये टेल है, ये रही टेल, तो आप इसको आगे खिसका दो, टेल ऊपर पहुंच जाएगी। तो आपने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट किया तो ये बन गया आपका बी वेक्टर। और देखो ये एंगल अगर 70 बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, सॉरी आप इसको 110, ये 110 डिग्री बन रहा है। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्योंकि जैसे मान लो ये आपकी लाइन पूरी 180 डिग्री की होती है ना, ये समझ गए, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 180, दैट मींस 70 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री। क्लियर है नाउ। वैसे भी आप याद रख लेना कि अगर दो वेक्टर टेल टू हेड जुड़े हुए हैं, कितना, टेल टू हेड जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में जो एंगल दिया हुआ है ना, उनको जब आप टेल टू टेल जोड़ेंगे तो एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। समझ गए ना, अगर 110 है तो ये 110 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस 110, दैट मींस ये आपका 70 बचेगा। नाउ अभी देखो नेक्स्ट जो है वो आपके पास कुछ इस तरह दे दिया, ये देखना कि ये दे दिया आपको, ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब इनके बीच में 60 डिग्री बता दिया, बोले ये तो टेल टू टेल कनेक्ट है, तो इसके बीच में एंगल कितना बोला, 60 डिग्री। नहीं, देखो ये टेल टू टेल में ऐसे देखोगे कितना बनेगा, ये 180, ये 60, तो 240। तो क्या ये 240 डिग्री ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये आपका शॉर्टर एंगल नहीं है। तो शॉर्टर एंगल कैसे होगा, ये देखो, ये समझ गए ना नाउ। तो देखो अगर ये आपका 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर नाउ। आगे बढ़ेंगे, अब देखना अगर दो वेक्टर आपके हेड टू हेड भी कनेक्टेड हैं तो अगर आप इनको टेल टू टेल कनेक्ट करोगे तो सेम एंगल आएगा, सेम एंगल। क्लियर हो, देखो ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, मतलब सॉरी ये ए और बी, इनके बीच में एंगल बना है 50 डिग्री। तो क्या करोगे आप इन दोनों को जो है ना क्या कर दो, आप इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है ना, आपने इसको आगे बढ़ाया, आपने इसको आगे बढ़ाया, बी को आपने आगे बढ़ा दिया, तो आगे बढ़ के ये पहुंच गया आपका कुछ इस तरह से, ये बी। इसी तरह से ए को आगे बढ़ा दो तो ए की टेल और बी की टेल मिल जाएगी। तो देखना ये 50 डिग्री, ये 50, ये अल्टरनेट एंगल, ये वाला भी आपका 50 डिग्री ही होगा। समझ गए, तो जितना हेड टू हेड बना है उतना ही टेल टू टेल बन जाएगा। क्लियर है, तो बस समझ गए। वैसे भी आप ऐसे बता सकते हो, अगर ये 50 होता तो ये 130 हो जाता। ठीक, अब अगर ये 130 है तो ये वाला पूरा 180, दैट मींस 50 हो जाता। दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना देखो, ये आपका ए है और ये आपका बी है, टेल टू टेल कनेक्ट में जो है 45 डिग्री दे रहा है, तो ये जो कनेक्शन बनेगा आपका, ये अल्टरनेट एंगल, ये भी 45 डिग्री ही बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां पर जो ना कभी कभी डायरेक्शन सेंस में कुछ चीजें पूछ ली जाती है। जैसे अगर आपसे कह दिया कि ये एंगल, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये दिया हुआ है, अब यहां पर आपसे कहते हैं कि ये जो एंगल है ये अगर बन रहा है 35 डिग्री या चलो मान लो 40 डिग्री, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको क्या पढ़ोगे, एरो इस तरह से लगा दिया है, तो क्या पढ़ोगे, आपको 40 डिग्री बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो गलत है, तो क्या पढ़ोगे, देखो आप ईस्ट में थे, अब ईस्ट से आप नॉर्थ में जा रहे हो, तो क्या बोलोगे 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से। अगर मान लो आप यहां पर हो, यहां पर, और आप यहां से चल रहे हो इस डायरेक्शन में और 15 डिग्री चल गए, तो क्या बोलोगे 15 डिग्री हो तो साउथ वेस्ट में, साउथ और वेस्ट की वजह, तो 15 डिग्री साउथ ऑफ 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से चल रहे हो ना, तो मतलब जहां से चलो, है ना, जहां से चलो उसके साथ लगाया था ऑफ साउथ। क्लियर है। अब अगर यहां से होते, आप यहां से यहां जा रहे हो, कितना 30 डिग्री, तो क्या पढ़ोगे उसको, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ,
क्लियर है? इस तरह से ये डायरेक्शन और एंगल का पोस्चर हुआ। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर को, बट उससे पहले जो कुछ भी आज आपको इस वीडियो में देख रहा हूं ना, पूरे फिजिक्स का रस है, अच्छे से पी जाओ, उसको स्किप मत करना। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर पहला वेक्टर जो है हमारा, दैट इज योर इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका सब कुछ यानी सब कुछ सेम हो, हम उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जिनके पास सेम यूनिट हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, उसको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम ही यूनिट, तो ये कौन से? ये इक्वल वेक्टर। जबकि नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? भाई जिनके पास सेम यूनिट हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, बस डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, तो ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर है। तो देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू उल्टा ऑफ बी वेक्टर, समझ गए? दैट मींस माइनस साइन ऑफ बी वेक्टर। नाउ अभी देखो नेगेटिव हो गया, दैट मींस नेगेटिव में ऑपोजिट डायरेक्शन और सब कुछ सेम है। इसके बाद आते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोलिनियर वेक्टर हम उन वेक्टर को कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर हम उन वेक्टर को कहते हैं जिनके बीच में एंगल जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब इसके अलावा कोलिनियर में भी दो टाइप होते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। देखो कोलिनियर वेक्टर जब एंगल थीटा इज इक्वल 0 डिग्री बने या 180 डिग्री बने तो हम उसको कोलिनियर कैटेगरी में रखते हैं। कोलिनियर दो टाइप के होते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। नाउ अभी देखो इन दोनों वेक्टर के बीच में ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और एकदम सीधे सीधे हैं, तो टेल टू टेल कनेक्ट किया तो आपको मिलेगा कि भाई ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं। देख रहे हो कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर। अब एक ही डायरेक्शन में तो आप इनको पैरेलल भी कह सकते हो। इसके अलावा अब ये दोनों वेक्टर देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी पैरेलल कह दो, बल्कि 180 डिग्री एंगल बन रहा है तो आप इसको एंटी पैरेलल कह दिया, लेकिन है ये कोलिनियर का ही टाइप। तो जब एंगल 0 डिग्री बने तो आप कोलिनियर में पैरेलल हो जाते हैं, जब एंगल आपका 180 डिग्री बने तो कोलिनियर में आपका ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर जिसको आप कंप्लीट 12th और 11th फिजिक्स में यूज करते हैं, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? भाई पोजीशन वेक्टर हम उस वेक्टर को कहते हैं जो कि वो वेक्टर जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताए, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। कहां से? ओरिजिन से। ये वर्ड जो है ना ध्यान रखना, टेल्स पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन। आगे बढ़ेंगे, समझाता हूं उसको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? टेल्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन की रिस्पेक्ट में ये दो पॉइंट के बीच की पोजीशन को या कहूं डिस्प्लेसमेंट को बताता है। नाउ अभी देखो, जैसे मान के चलो ये ए पॉइंट कहीं पर है, या मान लो फोर्स वगैरह हो, एक ही बात है, मान के चलो ये ए पॉइंट है यहां पे। नाउ अब इस ए पॉइंट की ओरिजिन से क्या पोजीशन है, क्लियर है, इसको मैं बताऊंगा तो ये कहलाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर। तो मान के चलो ओरिजिन से ये ए पॉइंट r1 दूरी पर है, तो मैंने इसको कहा r1 वेक्टर, ये पोजीशन है। ओ पॉइंट से ओरिजिन से ये बी पॉइंट r2 पर है, तो मैं इसको कहा r2 वेक्टर। अब ये r1 और r2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, R1 और R2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मैं इसको कहूंगा R12 वेक्टर या R21 वेक्टर। ठीक है, अगर A से B तक मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, A से B तक, तो मैं कहूंगा R1 से R2 तक, तो R12 वेक्टर। ठीक है, B से A तक जा रहा हूं तो मैं इसको कहूंगा R21 वेक्टर, R2 से R1 तक। क्लियर है? नाउ इसके बाद आते हैं कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर वो होते हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, समझ गए, ये कोइनिशियल होते हैं। ठीक है, नाउ कोइनिशियल जो कि जिनका जो इनिशियल पॉइंट सेम हो। कोटर्मिनस कौन से होते हैं भाई? कोटर्मिनल जो एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हो, खत्म हो जाए, उसको आप कोटर्मिनस वेक्टर कहते हो। आगे बढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर की ओर, दैट इज जो 11th क्लास में काम आएगा, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बिना वेक्टर अधूरा है, ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। जैसे मान के चलो, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास क्या होना चाहिए, तो आपने कहा उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसके बाद डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो हम बता देंगे कितना है, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी अल्फाबेट के ऊपर कैप लगा दो, यूनिट वेक्टर ये बन जाएगा। नाउ तो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, इसीलिए इसका नाम रखा गया यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब यूनिटी, 1। नाउ यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती और कोई डायमेंशन नहीं होती, याद रखना। नाउ तो यूनिट वेक्टर का जो है किस तरह से हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, जरा देखिए। मान के चलिए कि ये मैन है, ये भाग रहा है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये भाग रहा है ऐसे, तो मैंने कहा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है कितना, आपने कहा भाई 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, आप इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे?
हाँ, आपने कहा सर राइट में जा रहा है, लिख दो कॉपी में राइट साइड, तो भाई आपका राइट कि मेरा राइट, ये डिफरेंट है ना। तो बस यही चीज आपको समझनी है कि यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन बताना है, लेकिन हम ऐसे लेफ्ट राइट करके डायरेक्शन नहीं बता सकते, तो हमारे पास कुछ मेथड होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि भाई ये कहां जा रहा है, बोले ये जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो आर की साइड हो रही है, तो आपने कहा अलोंग आर कैप, मतलब आपने 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख दिया और आर कैप लगा दिया, मतलब ये आर की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब ये समझते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, तो मैं लिखा वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जरूरी है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जरूरी है। मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया कितना है, मान लो मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने v, क्या लिख दिया v। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड लगा दो, वेक्टर के बाहर आपने मॉड लगा दिया, इसका मतलब आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया इनटू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे दी जाती है, तो मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो आपको बतानी है किस डायरेक्शन में जा रहा है, चलो आपने कहा आर की डायरेक्शन में, तो आपने लिख दिया आर कैप, ठीक है, आर कैप, तो ये हो गया आर कैप। अब आपको अगर इसका आर कैप को सिर्फ डायरेक्शन बताना है, ये क्या डायरेक्शन बताना है ना, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वी वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। तो इसी तरह से मैंने यूनिवर्सल फॉर्मूला बना लिया कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ई वेक्टर, मतलब वेलोसिटी के अलावा आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेलोसिटी का वेक्टर अपॉन वेलोसिटी के नीचे मैग्नीट्यूड। आगे समझे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते ना हो। तो हो सकता है कि अगर आप 1D में भाग रहे हो तो आपने सिंपल कह दिया अलोंग आर कैप, इसका मोशन आर कैप में, लेकिन मान लो कि अगर आप 3 डायमेंशन में भाग रहे हो, ऐसे भाग सकते हैं ना, आगे बढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो और बाहर की साइड प्लेन से बाहर यानी कि जेड एक्सिस में, ऐसे ये मोशन आपका 3D में है, तो 3D में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तब तो आप सिंपल आर कैप नहीं कर सकते। तो 3D में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखा जाता है, तो देखिए कोई भी वेक्टर यदि ओनली एक्स एक्सिस में जा रहा है तो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई कैप, यदि कोई वेक्टर वाई एक्सिस में जा रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, यदि कोई वेक्टर अंदर या बाहर जा रहा है जेड एक्सिस में तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर जो यूज होता है वो होता है के कैप। मान के चलो आप यहां पर हो, मतलब आप एक्स में भी हो वाई में भी हो, इसका मतलब आई और जे दोनों में आपकी डायरेक्शन है, लेकिन मान के चलो आप यहां से बाहर आ गए यहां पर, तो आप एक्स में भी हो आगे, वाई में भी हो ऊपर और जेड में भी हो बाहर, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे मान के चलिए 2i कैप, ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस में, 3j कैप ये वाई एक्सिस में, 4k कैप यानी कि ये जेड एक्सिस में। मान लो अगर ये -4k कैप होता तो आप क्या करते, तो ये अंदर की साइड है जेड एक्सिस में, समझ गए ना। अब ये देखो, तो ये आपका ए वेक्टर, मतलब आपने ए की जो पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट है वो एग्जैक्ट बता दी ओरिजिन से, समझ गए कैसे, विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, सबके साथ जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये बाहर की साइड ऐसे दिखाई जा रहा है, ठीक है, तो सारे यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है और आई जे के सबकी वैल्यू 1 है। तो देखो ये हो गया यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्लियर। अब इसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ता है, तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखता हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नाउ, या सिंपल ए लिख दिया तब भी मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है नाउ, तो रूट के अंदर सबका स्क्वायर कर दो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। देखो रूट के अंदर सबका स्क्वायर, तो रूट के अंदर भाई 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, आपने कहा सर माइनस का, तो भाई माइनस प्लस लगा के यहां पे -4 का स्क्वायर करोगे तो आपका प्लस आ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड के अंदर हमेशा प्लस होता है माइनस नहीं होता, याद रखो। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने इसको निकाला तो निकल गया √29। √29 का मतलब होता है अलोंग अप्रॉक्स आपका 5.5, यूनिट कुछ भी होती है तो मैंने कुछ नहीं लिखा ना। तो अगर मुझे ए कैप निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकाल सकता हूं, फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन इसका ही मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर ये लिखा था माइनस में तो माइनस लगा दो, अपॉन इसका ही, इसी का मैग्नीट्यूड ये आ गया, तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये हो गया। आगे बढ़ेंगे हम, अब आएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वेक्टर एडिशन की तो ये स्केलर एडिशन से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मान के चलिए अगर आपको 5 किलो आलू में 5 किलो आलू और ऐड करने हैं तो रिजल्ट आपका हर बार 10 किलो ही होगा, चाहे आलू आपके यहां रखे हो या फिर
यहां या फिर किसी अलग अलग एंगल पे रखे हो। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अब आप हर बार पढ़ चुके हो, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, अगर दोनों फोर्सेस 10-10 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो आपने कहा भाई रिजल्ट हो गया 20 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अगर एक 10 न्यूटन फोर्स ऐसे और एक 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है तो रिजल्ट हो गया आपका 0 न्यूटन। लेकिन ये तो आप समझते हो, लेकिन मान के चलो इसी ब्लॉक पर एक जो है फोर्स ऐसे लगता 10 न्यूटन का और एक फोर्स ऐसे लगता 10 न्यूटन का, अब रिजल्ट कितना होगा? तो इसके लिए तो हमें डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, इसके लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अब हमें जब दो वेक्टर एंगल पर हो तो हमें वेक्टर लॉज की जरूरत पड़ती है ना, और उसके लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ता है, उसके लिए हमें चीजें समझनी पड़ती है। तो आज हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, बिकॉज डेरिवेशन के लिए आप अलग सर्च करना, पैरेललोग्राम लॉ बाय अभिषेक साहू, आपको मिल जाएगा ना। देखिए अभी हम समझने वाले हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। देखो तो वेक्टर एडिशन में बेसिकली 3 लॉ होते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। देखिए ट्राइंगल लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये 2 वेक्टर्स का एडिशन करने का काम आता है। पैरेललोग्राम लॉ भी 2 वेक्टर को ऐड कर सकता है, लेकिन पॉलीगॉन लॉ से हम मोर देन 2+ वेक्टर जो है 2 से ज्यादा वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्राइंगल लॉ में जो एडिशन का जो तरीका है वो है हेड टू टेल, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट करना। पैरेललोग्राम में जो मेथड जो है जोड़ने का है वो है टेल टू टेल कनेक्ट करना। ये कुछ भी अलग नहीं होता, आप कोई सा भी मेथड जो है यूज करो लेकिन रिजल्ट आपका सेम आएगा। भाई आप चाहे ऐसे खाओ चाहे ऐसे खाओ, खाना तो मुंह में जाना है ना। तो बात समझ रहे हो कि किसी भी मेथड को आप जो है यूज करो रिजल्ट आपका सेम आएगा। नाउ तो देखो मान के चलो ये आपको छोटा स्टोन है, अब आप इस स्टोन पर 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, मतलब ऐसे पकड़ के खींच रहे हो और यहां 10 न्यूटन में धक्का दे रहे हो। तो ये वाली एक कंडीशन हो गई। और एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि 10 न्यूटन का फोर्स आपने ऐसे लगाया और 10 न्यूटन फोर्स आपने यहां से, मतलब दोनों आपने इसी डायरेक्शन से पकड़ के खींच लिया, ठीक है। बात समझो, तो भाई दोनों 10-10 न्यूटन के हैं, बस फर्क इतना है कि यहां पर जो है हेड से टेल जुड़ी है और यहां पे दोनों वेक्टर की टेल जुड़ी है। तो आप अगर दोनों ही केसेस में एंगल अगर सेम है तो फिर रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। तो अभी हम देखते हैं कि मान के चलिए ट्राइंगल लॉ में क्या तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का और पैरेललोग्राम लॉ में क्या तरीका होता है। ये एग्जांपल ट्राइंगल लॉ का था, ये एग्जांपल पैरेललोग्राम लॉ का था। तो देखिए ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, एक वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल, तो जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट जो आता है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है। मतलब ए वेक्टर ऐसे है, इसी के डायरेक्शन में बी वेक्टर हो गया, लेकिन रिजल्ट इनकी चक्की चल रही है ऐसे, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसकी चक्की चलेगी ऐसे। तो भाई ये देखो ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो होगा आर वेक्टर। इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना होता है ना, अपन डायरेक्ट जो है रिजल्ट पे पहुंचेंगे। देखिए पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना, ये ट्राइंगल बन रहा है इसलिए ट्राइंगल लॉ कहा। पैरेललोग्राम में दोनों टेल टू टेल कनेक्ट है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और जो रिजल्टेंट जाता है वो दोनों के बीच में से गुजरता है। बीचों बीच से नहीं, मैंने कहा बीच में से, बीचों बीच से जब गुजरेगा जब ये ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। जैसे मान लो ये ज्यादा है तो रिजल्टेंट हल्का सा इसकी साइड शिफ्ट हो जाएगा। देखो तो इसमें हमने रिजल्टेंट को भी नाम दिया आर वेक्टर। अब क्या होता है, सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरह से जो है कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका पैरेललोग्राम जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रखते हैं, है ना। क्या करना होता है कि भाई ये जो आर रिजल्टेंट का जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो होता है आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब भी एक वेक्टर आपका मान के चलो यहां पर 10 न्यूटन से लग रहा है, एक फोर्स आपका यहां पे 10 न्यूटन से लग रहा है, तो जब भी आपको रिजल्ट निकालना है वो किससे निकालोगे भाई, इससे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर के बीच में आपका 90 डिग्री है तो क्या करोगे, तो जो रिजल्टेंट है वो आपका 20 न्यूटन नहीं होगा, रिजल्टेंट यहां से पास होगा, ठीक है ना। बात समझिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप इसको जो है वैल्यूज पुट करोगे ना। तो अगर रिजल्टेंट जो है आपका कुछ भी है, थीटा की वैल्यू नहीं पता तो उसमें वैल्यू पुट करोगे। अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है तो इसकी जगह cos 90 पुट करो, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जब जो है दो वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा हो 90 डिग्री, तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना। तो ये आपका रिजल्टेंट है। अगर जो है दो वेक्टर जो है सीधे सीधे लग रहे हैं 0 डिग्री पे, तो आप इनको सिंपल ऐड कर दो। अगर दो वेक्टर जो है एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है 180 डिग्री पे, तो सिंपल उसको सबट्रैक्ट कर दो। एंगल पे है तब क्या करते हैं, तो एंगल के लिए क्या करते हैं, एंगल के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 60, tan स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, वैल्यूज पुट करो तो कितना हो जाएगा 100, 200 और ये 300, मतलब रूट 300।
√300 कितना होता है? ये होता है आपका 15, 16, 17 है ना, तो अप्रॉक्स आपका 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक, 17 पॉइंट कितना जो है कुछ न्यूटन हो जाएगा, ये आपका जो है रिजल्टेंट हो गया। तो इसका मतलब एक 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन का फोर्स मिलकर के 60 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये बीचों बीच से पास होगा, समझ गए। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाता कि रिजल्टेंट जो है आपका, अच्छा फिर भी अगर ऐसा हो सकता था कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये आपका जो है 10 न्यूटन और ये है आपका जो है 20 न्यूटन, अगर इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा मान लो कितना भी आ गया, ठीक, ये इनके बीच और इनके बीच में जो एंगल था ना वो 60 डिग्री था, कितना? 60 डिग्री। अब रिजल्टेंट जो है आया वो कुछ इस डायरेक्शन में था, ये हो गया आर वेक्टर। तो भाई ये जो आर वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? कभी पूछ लिया था ना डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, सॉरी चलिए हाँ जी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, समझ गए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस, ये फॉर्मूला होता है। बी किसको मानते हैं? जिसके साथ ये अल्फा नहीं बन रहा होता। ए किसको मानते हैं? जिसके साथ ये अल्फा बन रहा, तो अल्फा जो है नीचे वाले के साथ बन रहा है तो इसको नाम होता है ए। नाउ तो अब देखो इसमें फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे आपको मिल जाएगा, बी कितना है? बी है आपका 20 साइन 60 की वैल्यू, यहाँ पे थीटा तो 60 है ना, साइन 60 की वैल्यू पुट करना अपॉन ये कितना है आपका? ये आपका 10 प्लस ये 20 इंटू कॉस 60 की वैल्यू पुट करना, 1/2 आ जाएगा, सॉल्व कर लो उसको, आराम से आंसर निकल जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू यानी कि डायरेक्शन अगर निकालनी है तो tan अल्फा निकालो और रिजल्ट आ जाएगा, समझ गए ना, समझ गए ना। नाउ अब हम आ जाते हैं पॉलीगॉन लॉ पे। तो पॉलीगॉन लॉ बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाला नहीं है, हमारे ये दोनों काम का नहीं है कि 11th क्लास 12th क्लास में आपको सिर्फ ये दोनों वेक्टर का डील करना है, लेकिन फिर भी ये ट्राइंगल लॉ का ही जो है मॉडिफाइड फॉर्म है, ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट कैसे आता है? तो दो दो करके इसमें जोड़ते हैं। देखो ए और बी का रिजल्टेंट निकाल दोगे ट्राइंगल लॉ से, फिर देखो ये आर आ गया, ये क्या है? ए और बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ये, ठीक है। ये उतना काम नहीं आएगा अपन को 11 12 में, लेकिन पता होना चाहिए। और जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका पूरा वेक्टर निकल आएगा। तो r वेक्टर इज इक्वल टू उतना होता है, इसमें क्लियर है। तो देखो अभी हम बात करेंगे वेक्टर्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। वो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर्स को आप कम्यूट कर सकते हो। a वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है, आप उसको a वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आप b वेक्टर प्लस a वेक्टर लिख सकते हो, क्लियर है। नाउ अभी देखो अगर जो है a ऐसे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको पलट के a वेक्टर प्लस जो है सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। या उल्टा भी कर दो कि आपका जो है बी को बाहर करके a वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, समझ रहे हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है एडिशन में आप पोजीशन चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और कम्यूटेटिव में क्या है कि दो वेक्टर की पोजीशन चेंज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका। नाउ नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो ये लिखा है आपका a वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर का मतलब है बी वेक्टर को अगर नेगेटिव करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके चले जाओ। बात समझ में आ गई? नाउ आगे बढ़ते हैं, बस देखिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। वेक्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आप नहीं रहोगे। देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, से वेलोसिटी, ठीक है। तो मान के चलो ये मेरे पास स्टोन है और स्टोन को मैंने जो है इस डायरेक्शन में मतलब ग्राउंड से 60 डिग्री पर ऊपर फेंक दिया और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, क्या मैंने उसको सिंपल एक्स एक्सिस में फेंका? नहीं। क्या मैंने सिंपल उसको वाई एक्सिस में फेंका? नहीं। मैंने उसको फेंका ग्राउंड से 60 डिग्री पे, मतलब ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसके पास वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी है और वेलोसिटी वाई एक्सिस में भी है। अब मुझे क्या करना है कि इस वेलोसिटी एक्स एक्सिस की निकालनी है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को निकालना है। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा या दो पार्ट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं कहता हूं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन इसलिए किया जाता है जिससे हमें पता पड़ता है कि कोई भी हमारे पास एक वेक्टर है तो उसके जो दो कंपोनेंट है वो कितने कितने हैं, ये आगे किस वेलोसिटी से बढ़ रहा है और ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या है। इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए जैसे मान के चलो इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस में और एक होगा वाई एक्सिस में, क्लियर है। तो देखो जिसके साथ एंगल गिवन हो वो वाले कंपोनेंट को आप कहेंगे हमेशा, जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी v है तो v के साथ cos थीटा का इंटू हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा इंटू sin थीटा का, समझ गए। तो देखो सिंपल क्या करना है कि इसके साथ ये वाला जो जिसके साथ एंगल, हमेशा याद रखो x के साथ cos थीटा नहीं होता, नहीं
y के साथ भी हो सकता है, ये एंगल पर डिपेंड करता है। तो अगर एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री, तो भाई 60 डिग्री ग्राउंड के साथ बन रहा है ना, तो 20 का cos थीटा यानी cos 60, तो 20 इंटू cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, तो उसका मतलब ये आगे बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक ना, by की वैल्यू देखो, by आप निकालोगे 20, ये हो जाएगा आपका sin 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा √3/2, तो इसका मतलब ये हो गया ये आगे बढ़ रहा है 10 √3 मीटर पर सेकंड से, दैट मीन 17 मीटर पर सेकंड से। तो यहां पर एक और बात आ गई कि जब भी आप वेक्टर को रिजॉल्व करो ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी 20 है तो आप इनको जो है करोगे तो जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका जो है क्या कहें कि आपसे जो है इन दोनों का सम आएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ गए ना। ये मेन चीज है, रिजल्टेंट जो होगा मतलब दो अलग अलग कंपोनेंट का सम करोगे तो उसके बराबर नहीं होगा, क्लियर, यही तो वेक्टर एडिशन है। अब देखिए, तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसके साथ एंगल थीटा बनता है आप उसको रिजोल्व करते हैं, मतलब उसको cos थीटा मानते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास ऐसे फोर्स लग रहा होता ये, और ये जो फोर्स है इस पॉइंट पर ये यहां से बन रहा है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो अब आप इस फोर्स को दो कंपोनेंट करोगे, ये पार्टिकल कहां जाएगा, ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, मतलब नीचे भी आया और आगे भी बढ़ा, नीचे भी आया और आगे भी बढ़ा, तो आप इसको दो कंपोनेंट करेंगे, आगे बढ़ाने वाला कंपोनेंट Fx, नीचे ले जाने वाला कंपोनेंट Fy। तो देखो इस बार, अब देखो जिसके एंगल किसका बन रहा है, y एक्सिस का, तो आप बोलेंगे यहां पर F cos थीटा और यहां पे बोलोगे F sin थीटा। अब जो भी वैल्यू गिवन हो, ठीक है, उस वैल्यू को आप पुट कर देना, भाई cos 30 है, मान लो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो वैल्यू पुट करके आंसर है। तो रिजोल्यूशन वेक्टर में हमेशा आप याद रखें कि एंगल जिसके साथ वेक्टर जो है cos थीटा उसके साथ, और इसकी नीड क्या है ये भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पे, किस पर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की तो दो तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखिए कि जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी का इनटू दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से करें और रिजल्ट यानी कि आंसर जो आए वो स्केलर हो, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन रिजल्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो इनके बीच में लगा दिया डॉट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि भाई वेक्टर का इंटू वेक्टर से करो और आंसर भी वेक्टर आ जाए, तो इस तरह के रिजल्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। नाउ जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इनटू अगर आप फोर्स वेक्टर के साथ करते हो तो रिजल्ट आता है टॉर्क। टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स, जिसको अपन 5th यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। टॉर्क ये भी वेक्टर है, तो एक वेक्टर का इनटू दूसरे वेक्टर से करने पर रिजल्ट जो है आपका वेक्टर आया, तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं और बीच में इस तरह के क्रॉस का साइन लगा देते हैं। पहले हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट को। देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, समझ गए ना। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है, अगर आप ए वेक्टर का इनटू बी वेक्टर से करते हो तो इसको ओपन करने पर आता है ए बी कॉस थीटा। क्या आता है, ए वेक्टर का इनटू बी वेक्टर से करने से आता है ए बी कॉस थीटा। मान के चलो ये रहा ए वेक्टर, ये होगा बी वेक्टर, तो रिजल्ट आएगा ए बी कॉस थीटा। अब जरा सोचो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यदि ए और बी के बीच में एंगल होता 0 डिग्री, कितना, ए ये रहा बी ये रहा, एंगल होता 0 डिग्री, तो इंटू करने पे ए बी कॉस 0 हो जाता। cos 0 अगर हो जाता तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आता, ए बी cos 0 की वैल्यू 1 है, तो रिजल्ट आता ए बी, ठीक है। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ए cos 0, क्योंकि ए ये रहा और इसी डायरेक्शन में दूसरा ए, ठीक है। तो ए cos 0 की वैल्यू 1, तो ए वेक्टर का इनटू ए वेक्टर से करने से मतलब डॉट आता है ए स्क्वायर। इसी तरह से बी डॉट बी करोगे तो आएगा बी स्क्वायर, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 90 डिग्री होता है, जैसे ये वाला केस, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर cos 90 0 होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है 0। बात को समझो, देखो अगर ए वेक्टर, यहां पर बहुत जरूरी बात बता रहा हूं आपको, अगर ए वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर आपका ये रहा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर है,
तो रिजल्ट कितना आ रहा है 0। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, देखो जब भी आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो इसका मतलब ए बी कॉस थीटा को 0 प्रूव कर दो, क्योंकि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कब 0 होता है, जब 90 डिग्री बन रहा हो और जब आपका जो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर। तो याद रखो जब भी परपेंडिकुलर प्रूव करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को 0 प्रूव कर दो या फिर ए बी कॉस थीटा को 0 प्रूव कर दो। ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए अभी आपने प्रूव कर दिया यहां पर कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका अच्छे से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है आपका ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा, दैट मींस एंगल बताना चाहूंगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। ये ए मैग्नीट्यूड है ए का, ये बी मैग्नीट्यूड है बी का। अब आप जानते हो कि अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड निकालते हो, ये सारी वैल्यू का स्क्वायर प्लस इनटू में है और बी की जो वैल्यू उनका स्क्वायर कर दो, ठीक है। मतलब ये आपका फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हो। नाउ अभी देखना, ये आपका कॉस थीटा आपने निकाल दिया। इसके बाद अब मान लो कि अगर आपको जो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में, तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो इसका भी बड़ा ही सिंपल सा रूल है। जैसे मान के चलो ये आपका है एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये आपकी जेड डायरेक्शन। अगर ये इस डायरेक्शन में दिया हुआ आई, यहां दिया हुआ जे, यहां दिया हुआ है के, ठीक है। अब अगर आप एक बात बताओ, आई का डॉट अगर आप किससे करते हो, आई का आई से, तो आई और आई के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री, एक ही लाइन में। तो आई आई कॉस 0, ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा आई स्क्वायर। आई क्या है यूनिट वेक्टर, तो भाई आई स्क्वायर, आई की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आया 1। इसी तरह जे का इंटू अगर आप जे से करते हैं तो जे जे कॉस थीटा यानी कॉस 0, जे और दूसरा जे भी 0, तो आंसर क्या है जे स्क्वायर यानी कि 1। समझ गए? तो इस तरह से के का इंटू के से करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1। तो आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे होता है 1। लेकिन अगर आप आई का इंटू जे से करते हो तो ये 90 डिग्री पर है और cos 90 होता है 0, cos 90 होता है 0। तो भाई अगर आप आई का इंटू जे से करोगे तो रिजल्ट आएगा 0। अगर आप आई ये रही और जे ये रहा बाहर की साइड, तो आई का इंटू के से करोगे, मतलब के बाहर की साइड है, तब भी रिजल्ट आएगा 0। इसका मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो होते हैं 1, लेकिन अगर आई का इंटू किसी और के साथ, जे का इंटू किसी और के साथ, के का इंटू किसी और के साथ करोगे तो एंगल 90 डिग्री होगा, जिसके कारण से रिजल्ट आएगा आपका 0। बहुत सुंदर बात। तो अगर मुझे ए वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर का इंटू बी वेक्टर के साथ करना है तो कैसे निकालूंगा, देखो आई का आई के साथ, तो 2 3 जा 6, आई का आई के साथ 1 होता है, प्लस 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 माइनस का, रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आ गया आपका 9 6 15 और ये 13। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ गई आपके पास 13। अगर आपको इसको एंगल निकालना होता तो कैसे निकालोगे, इन ए और बी के बीच में एंगल निकालना होता तो क्या करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकाल दी आपने, कितनी है भाई 13, ठीक है, अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू करना बी के मैग्नीट्यूड से 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बस सॉल्व कर देना, cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी। बस अगर आप ये सीख गए तो पूरा डॉट प्रोडक्ट आप जो है हिला के रख दोगे। क्लियर हुआ? अब हम सीखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अभी हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या इसी को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एक बार फिर कहूंगा कि वेक्टर का इंटू वेक्टर से करने पर अगर रिजल्ट वेक्टर आए तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इंटू फोर्स से करने पर रिजल्ट टॉर्क आता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें पता पड़ता है कि इनके बीच में जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो क्रॉस वाला है। अभी इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल वेक्टर प्रोडक्ट का हमने कहां देखा है, तो बड़ी सिंपल सी बात देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक पेचकस है ना, एक स्क्रू है, हर बार बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल है, या फिर ये मार्कर है, मैं इसको इस पर जो है यहां से फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की साइड, ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, घूम जा भाई घूम जा, ये देखो ये घूम रहा है, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे घुमाया तो मतलब फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं, फोर्स ऊपर नीचे लगा रहा हूं, लेकिन ये निकल का रहा है, ये बाहर निकल रहा है। इसी तरह से फोर्स मैं ऐसे लगाऊंगा और ये जाएगा कहां, अंदर। दैट मींस जो हमारा पेचकस है उसमें भी तो हम ऐसे करते हैं कि हम इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये या तो अंदर जाता है या बाहर जाता है। तो हम कर क्या रहे हैं, फोर्स कहां लगा रहे हैं, फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, मतलब फोर्स तो लगा रहे हैं वाई एक्सिस में, ये इसकी जो सेंटर से दूरी है वो है एक्स एक्सिस में,
है ना, हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है वो कहां मिल रहा है, अंदर या बाहर, अंदर या बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब कुछ कर रहे हैं एक्स और वाई प्लेन में, ये वाई और जेड भी हो सकता है, लेकिन देखो सब कुछ कर रहे हैं इन दो प्लेन में, और जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो या तो पेज के अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। समझ गए? तो आप देखिए कि एक्स और वाई का इंटू करने से जो तीसरी क्वांटिटी जो मिल रही है ना, वेक्टर तो है लेकिन कहां मिल रही है, कहां मिल रही है, अंदर या बाहर। अंदर या बाहर का मतलब है इन दोनों पर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आता है ना इसमें, वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। समझ गए बात को? नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो आप समझ गए ना, ये जो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कैसे होगा, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर या फिर दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर। नाउ अब अगर आपको ए वेक्टर को क्रॉस करना है बी वेक्टर से, ठीक है, और पता करना है कि जो आपका सी वेक्टर जो रिजल्ट मिलने वाला है उसकी डायरेक्शन कहां होगी। समझ गए? तो क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल होता है। ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपनी हथेली को यानी पाम को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए, फिंगर की स्पेलिंग अलग लिख दी मैंने, है ना, फिंगर को जो है आप दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए, फिर जो आपका मतलब घुमाना है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाना है, कर्ल करना है, ठीक है ना। फिर जो आपका थंब होगा ना, अंगूठा, वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन देगा। जैसे मान के चलो आपके पास ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर, आपको यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो पहला वेक्टर ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। तो क्या करोगे, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी हथेली, ये रही हथेली, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हथेली, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करो। बी ऊपर है तो फिंगर मैंने कर्ल की, छोटे एंगल, शॉर्टर एंगल से, है ना, ऐसे नहीं उल्टा घुमा रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे घुमा रहा हूं, ये छोटे एंगल से। तो ये हथेली ए वेक्टर, ये ऊपर बी वेक्टर, तो अंगूठा कहां जा रहा है, बाहर। समझ गए? यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ गए? अगर ये x है, ये y में घुमा रहा हूं तो z में दिखा रहा है। समझे? तो थंब कहां दिखा रहा है, थंब दिखा रहा है बाहर, तो ये बाहर जो है, बाहर दैट मींस आउटवर्ड द प्लेन, z एक्सिस या k कैप, ये डायरेक्शन हो गई मेरी किसकी, ये c वेक्टर की। समझ गए? लेकिन अगर मुझे यहां पर करना होता b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, उल्टा, तो क्या करता कि मेरी जो थंब हथेली है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन जाएगी और ए वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाऊंगा अपनी फिंगर को, लेकिन ये वाला एंगल तो बड़ा हो रहा है तो ऐसे उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि छोटा एंगल से मुझे घुमाना है। तो देखो ऐसे रखा और ऐसे घुमा दिया, तो थंब कहां जा रहा है, अंदर। इसका मतलब है माइनस के कैप, तो आंसर आएगा माइनस सी वेक्टर। समझ में आ गया? दैट मींस माइनस के कैप। तो देखो आप बात समझ गए ना कि मैं अगर वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ लगाना चाहूं तो नहीं लगेगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट फॉलोज एंटी कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है कि वेक्टर में मैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता, इसको मैं लिखूंगा माइनस बी क्रॉस ए, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी रूल को फॉलो करते हुए मैं आपको बताता हूं कि भाई आगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को जब हम प्रूव करते हैं तो आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप है डायरेक्शन किसकी, ये जो तीसरा वेक्टर जो मैंने निकाला है ना, ए क्रॉस बी करने से जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट, उस रिजल्ट की डायरेक्शन है एन कैप। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ए बी कॉस थीटा निकाला था पिछले वाले डॉट प्रोडक्ट में, तो उसमें क्यों नहीं किया था एन कैप का जो है इनटू, तो उसमें इसलिए नहीं किया था क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में जो मतलब स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है ना वो स्केलर होता है, तो उसके बाद वो डायरेक्शन नहीं होती। ये बात आपको समझ आ रही है ना? तो यहां पर देखो ए क्रॉस बी क्या आ गया, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये हो गया इंटू एन कैप। तो ए क्रॉस बी का अगर आप मैग्नीट्यूड, ये तो आपका वेक्टर है, ये वेक्टर लगा है, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो सिंपल कितना होगा, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को एन कैप को हटा देना। तो ए बी साइन थीटा से अगर आप एंगल यानी कि साइन थीटा निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ये ए बी। अच्छा देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये क्या चीज है, तो मान के चलो ए क्रॉस बी आ गया आपका 2i का प्लस 3j का प्लस 4 का कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इन सब का अंदर स्क्वायर करके ऐड कर दो, समझ गए, रूट के अंदर, ये आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब अगर मैं यहीं से देखूं ए बी साइन थीटा वाले फॉर्मूले से, तो मुझे पता पड़ता है कि ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो आपने कहा ए साइन 0, क्योंकि ए क्रॉस ए बी इस डायरेक्शन में और दूसरा वाला ए बी इसी डायरेक्शन में, समझ गए। तो ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कहां आएगा, ए साइन 0, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्ट आएगा 0। आई क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आई साइन 0, आई साइन 0,
समझ गए। तो इसका मतलब i क्रॉस i साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये हो गया। इसी तरह से जो है आपका j क्रॉस j, k क्रॉस k, सब कुछ क्या हो जाएगा जीरो। तो याद रखना सेम वाले का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा होता है जीरो, बिकॉज सेम वाले में क्या होता है थीटा इज इक्वल टू जीरो, और क्रॉस प्रोडक्ट में लगता है साइन थीटा, तो भाई साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बात समझ गए ना। तो जब भी आपको करना है i क्रॉस i जीरो, j क्रॉस j जीरो, k क्रॉस k जीरो। बात समझ गए ना। अब देखो यहां पर देखे ना कि यहां पर जो है होता है i क्रॉस j। आप समझ रहे हो कि जब आपने देखा था x और y प्लेन में काम कर रहे हो तो रिजल्ट आपका जो है तीसरे z प्लेन में जा रहा था, z एक्सिस में जा रहा था। समझ गए ना, कहां जा रहा था z एक्सिस में, या तो बाहर या अंदर। इसी तरह से जब आप i क्रॉस j करते हैं तो रिजल्ट जो है आपका k आता है। जब आप j क्रॉस k करते हैं, घबराओ मत, सिखा दूंगा, j क्रॉस k करते हो तो रिजल्ट आता है i, इन दोनों के परपेंडिकुलर। k क्रॉस i करोगे तो क्या बचा है j, तो j आएगा। समझ गए। ये आपको याद नहीं करना, टेंशन मत लो। देखो आपको बता दूं क्यों आएगा। ये आपका i है, ऊपर फिंगर को कर्ल करो j में, तो i क्रॉस j बाहर आ रहा है तो बचा k। इसी तरह j क्रॉस i करो, ठीक है, j क्रॉस i, सॉरी j क्रॉस k ये रहा, आप j में हो, j क्रॉस k करो, आ रहा है i। समझ गए ना, थर्ड वाला जो बचा हुआ है। अच्छा, अगर आप डायरेक्शन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, डायरेक्शन बदल दोगे, j क्रॉस i करोगे तो आएगा माइनस k। समझ गए। अगर आप k क्रॉस j करोगे तो आएगा आपका माइनस i। क्यों, ये वेक्टर प्रोडक्ट है भैया। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका होता है i j k, साइकिल, i क्रॉस j आया k, j क्रॉस k आया i, k क्रॉस i आया j। डायरेक्शन बदल दो, j क्रॉस i आया माइनस का k, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, k क्रॉस j आएगा माइनस i। समझ गए ना। अगर आपको k क्रॉस i जो है i क्रॉस k करना है, i क्रॉस k, समझ गए, तो क्या आएगा माइनस j। मतलब ये साइकिल आपको याद रखनी है। ऐसे घूम रहे हो i j k तो आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर उल्टे घूम रहे हो मतलब क्लॉकवाइज, समझ गए ना, क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आपका नेगेटिव आएगा। समझ गए। बस अब आपको a क्रॉस b करने का जो मेथड है वो और सिखा देते हैं, सारा काम अब आपसे बन जाएगा। तो अभी हम करेंगे a क्रॉस b, दैट मींस a और b का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, इसको सीखने वाले हैं। स्केलर बोर्ड तो बहुत सिंपल है, इसके लिए थोड़ी सी नई चीज आपको पढ़नी पड़ सकती है, जिसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं। देखो ये मैथ्स में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो। देखो a वेक्टर की वैल्यू b वेक्टर की वैल्यू क्रॉस करना है, जिसके लिए i j k तीनों को हमने ऊपर लिख लिया। i के आगे जो लगा है ना a की वैल्यू 3, ठीक है, j के आगे 2, मतलब कोएफिशिएंट जो है उसको हम रख देते हैं इसके नीचे, i के नीचे 4, j के नीचे जो है इसका 1 बचेगा, और k के नीचे इसका ये 2 बच जाएगा। ठीक है, विद साइन लेना है। अब इसके बाद 3 ब्रैकेट बनते हैं, एक i का, एक j का और एक k का। समझ गए। i का और k का पॉजिटिव होता है, j का नेगेटिव। क्लियर। अब देखो क्या करना होता है, बस कुछ नहीं, i के लिए अगर आपको सॉल्व करना है तो आप i वाले कॉलम को छुपा लेंगे, i वाले कॉलम को छुपा लो, और इस साइड लेफ्ट में जाओ, 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस साइन फॉर्मूले का, ये आपका -6। समझ गए, इंटू करना है। अब इसको j पर आ गए तो ये तो माइनस फॉर्मूले का है, देखो 2 इंटू 3 करना है, इसको छुपा लो इसको, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ये इस साइड। ठीक है। नाउ अभी देखो माइनस फॉर्मूले का 4 इंटू -6 तो -24 हो गया। ठीक है। चलिए अब क्या करना है, भाई k पे आ जाओ, तो k को छुपा लो, क्या करोगे, ये देखो, ये आपका लेफ्ट में जाओ, ये आपका 3 हो गया, माइनस फॉर्मूले का, और 4 2 जा 8 हो गया, बस सॉल्व हो गया। a क्रॉस b क्या निकल गया, ये आपका हो गया ये 10 i कैप। ठीक है। चलिए ये कितना 30, तो -30 j कैप, ये कितना, ये आपका -5 k कैप। तो ये निकाल दिया आपने a क्रॉस b। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है a क्रॉस b का, तो क्या करोगे, तो आप सिंपल रूट के अंदर 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर दो। मतलब रूट के मतलब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो कभी भी माइनस साइन जो है इसके अंदर लगाओगे तो ब्रैकेट में लगाओगे ना, -5 का होल स्क्वायर तो प्लस ही आने वाला है। इस तरह से कर सकते हो। साइन थीटा निकालना है तो कैसे निकालोगे, a क्रॉस b का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसके नीचे a b कर देना, इज इक्वल टू साइन थीटा निकल आएगा। बात समझ गए ना, बात समझ गए। a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस जो है प्लस 6 स्क्वायर, इस तरह से b स्क्वायर निकालो। समझ गए। तो देखो कैसे जाना है, एक बार पहले लेफ्ट में जाओ, ठीक है, माइनस साइन लगाओ, फिर राइट में जाओ,
लेफ्ट में गए माइनस साइन लगाया, राइट में, बस सिंपल सी बात। इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा। तो आज हमने वेक्टर में उतना सीख लिया कि 11 12 क्लास में कभी भी आपको इनके बेसिक्स में ओवरव्यू में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद न्यूमेरिकल्स तो ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा निखरते चले जाओगे। तो आज के लिए बस उतना ही। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना, ये वीडियोस आगे तक पहुंचनी चाहिए। 10-50 स्टूडेंट तक अगर सिमट के रह जाएगी तो ये मेहनत थोड़ी सी वेस्ट हो जाएगी। तो बस यही कहूंगा, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। क्लास 11 का कंप्लीट सिलेबस चैनल पर अपलोड हो रहा है, जरूर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करें या टॉपिक नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।